गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का देखेंगे हम लोग तो व्यक्तिगत सत्याग्रह और इसके संबंध में बिहार के योगदान का वर्णन करना है। यानी कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? जब महात्मा गांधी जो भारत आए थे तो सबसे पहले क्या किए थे, वो चंपारण से अपना आंदोलन शुरू करते हैं। चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, फिर उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया था जो चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में उसको ख़त्म कर दिया। फिर सभी ने अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी मार्च कहिए या नमक सत्याग्रह। और उसके बाद गांधी जी, यह कहा जाए कि कांग्रेस के पास उतनी शक्ति न बची थी कि वह फिर से बड़े स्केल पर आंदोलन शुरू कर सके, तो गांधी जी ने एक नया ही तरीका अपना लिया। और यह बात है 1940 के समय की। तो गांधी जी ने सोचा कि चलो क्यों ना कुछ धमाका करते हैं, और इस समय उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह का एक नया कॉन्सेप्ट लाया। मतलब इसमें सरकार के खिलाफ सिर्फ एक व्यक्ति बैठा रहेगा जो सरकार के लिए सिर दर्द उत्पन्न करे। और 1942 में तो हर कोई जानता है कि उस समय भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। तो आज हम लोग को देखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार के योगदान के लिए। क्वेश्चन आता है कि जो गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था, तो प्रथम सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। दूसरे कौन? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ देखिए, बिहार में देश और समाज के प्रति राजनीतिक चेतना आरंभ से ही रही है। आधुनिक काल में भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्येक चरण में बिहार ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार पीछे कैसे रहता? यहाँ के राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसे व्यापक आधार दिया। किसको? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह के। व्यक्तिगत सत्याग्रह की पृष्ठभूमि उस समय तैयार हुई जब भारत की अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों की अनुमति के बिना ही यह घोषणा कर दी कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के साथ है। इस घोषणा से ब्रिटेन भारतीय संसाधन का इस्तेमाल अपने विजय के लिए करने लगा। ऐसे में कांग्रेस कार्यकारिणी के आदेश पर प्रांतीय कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने त्याग पत्र दे दिया। कहाँ? जहाँ जहाँ भी कांग्रेसी सरकार थी उन लोगों ने त्याग पत्र दे दिया था। वायसराय विजय के लिए वायसराय विजय करने के लिए वायसराय का अगस्त प्रस्ताव भी मुस्लिम लीग की विभाजनकारी राजनीति को प्रोत्साहित कर रहा था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थे ये भी तो कांग्रेस का ही यह बी टीम हो गया था। इसे भी कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया। इस प्रकार व्यक्तिगत सत्याग्रह का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के इस दावे को खोखला साबित करना था कि भारत की जनता द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की अंग्रेजी सरकार के साथ है। लेकिन ज़्यादा तो ताकत था नहीं कि यह जबरदस्ती विरोध कर सके, तो सिंबॉलिक विरोध हो रहा था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र के बाद गांधी जी ने व्यक्तिगत आधार पर सीमित सत्याग्रह आरंभ करने का फैसला किया। गांधी जी ने अपनी इस रणनीति के तहत यह तय किया कि प्रत्येक इलाके में कुछ चुने हुए लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। गांधी जी द्वारा आरंभ किए गए इस व्यक्तिगत सत्याग्रह के मुख्य लक्ष्य क्या क्या थे? जैसे पहला, यह प्रदर्शित करना कि राष्ट्रवादियों के धैर्य को उनकी दुर्बलता या कमजोरी न समझा जाए। मतलब यह न समझे कि वो कमजोर हैं, वो सहनशील हैं। यह संदेश देना कि भारत के लोग युद्ध के पक्ष में नहीं हैं। साथ ही वे यानी भारत के लोग नाजीवाद और भारत के साम्राज्यवादी शासन को एक ही सिक्के के दो पहलू समझते हैं। यानी कि न तुम अच्छे न तुम अच्छे, यानी ना इंग्लैंड अच्छा न जर्मनी वाले तुम अच्छे। कांग्रेस की मांगों को शांतिपूर्ण ढंग से स्वीकार करने के लिए अंग्रेजी सरकार को एक और मौका देना था। ये चांस दे रहा, चलो भाई तुमको एक और मौका देते हो, इस बार काम न की हो, अच्छा है अगली बार कर देना। गांधी जी 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की। एक प्रकार से यह सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इस आंदोलन के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को सत्याग्रह कहाँ से? तो पवनार आश्रम से शुरू किया था। वहीं दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। क्या? तो दिल्ली चलो आंदोलन। अब बिहार के पृष्ठभूमि में देख लेते हैं। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 28 नवंबर 1940 को हुई। यहाँ के प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे। जब उन्हें गिरफ्तार करके जेल ले जाया जा रहा था तो बहुत बड़ा जनसमूह सत्याग्रह के आदर्शों का उल्लंघन करके उनके पीछे पीछे जेल तक पहुंच गया। फलतः जेल के प्रवेश द्वार पर तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई थी। बिहार में इस सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही बिहार में
अनुग्रह नारायण, यानी बिहार में पहले कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह थे। किंतु इन्हें राजेंद्र प्रसाद ने सत्याग्रह करने से तब तक रोके रखा जब तक जनता से सही आचरण करने तथा सत्याग्रह के निर्धारित आदर्शों का पालन करने का आश्वासन नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि 2 दिनों के बाद सत्याग्रह शुरू हुआ। यहाँ पर देखिए कि आपको आएगा क्या मैटर, निर्धारित आदर्शों, सत्याग्रह के और आचरण। ऐसा क्यों? क्योंकि कांग्रेस कमजोर थी। अगर ये लोग कुछ उग्र होते, अगर सरकार को लगता कि ये लोग कुछ बहाना उनको मिल जाता सरकार को, तो सरकार क्या करती अंग्रेज? तो मार लाठी कर सत्याग्रह करने के लायक न छोड़ दी। जिसलिए इस समय क्या हो रहा था? तो नीति नैतिकता का पूरा पाठ किया जा रहा था, दिखाया जा रहा था कि हम देखो, हम विरोधी नहीं हैं, हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो रिस्क को नहीं लेना चाहता है जो कमजोर होता है। मतलब जैसे कि आजकल मीडिया के दिखाने के लिए कैसे हो जाता है, सब कुछ कहाँ होगा? हड़ताल, सारे विरोध प्रदर्शन तो दिल्ली में, जंतर मंतर, राष्ट्रपति भवन। मतलब क्या है कि वहाँ पर कम खर्च में ही हम विरोध कर लेंगे, क्योंकि मीडिया भी वहीं पर है, सब कुछ देख लिया, हो गया। अगर वही विरोध प्रदर्शन उतना है आबादी कहीं दिल्ली से 1000-2000 किलोमीटर दूर किसी गांव देहात में हो जाए तो क्या हो? मीडिया में सुर्खियाँ बटोरेगी? न बटोरेगी। यही बात उस समय भी थी और आज भी है। इसी का परिणाम यह हुआ कि 2 दिनों के बाद सत्याग्रह शुरू हुआ। अनुग्रह नारायण सिंह को पटना सिटी में सार्वजनिक भाषण देने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गया में 4 दिसंबर 1940 को गौरीशंकर सिंह ने तथा सिलाओं में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया था। बिहार के अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। बिहार में इस सत्याग्रह में महिलाओं ने भी भाग लिया, क्योंकि घर में ही रहकर सत्याग्रह करना था, तो महिलाएं भी क्यों पीछे रहें। गया में कुछ महिलाएं इस सत्याग्रह के दौरान गिरफ्तार हुई। इस सत्याग्रह में भाग लेने वाली प्रमुख महिलाएं थीं प्रियंका देवी, जगत रानी देवी, जानकी देवी आदि। जनजातीय समुदाय भी इस सत्याग्रह से अछूता नहीं रहा। तत्कालीन बिहार के ताना भगत किससे? तो जदरा भगत वाला बात, ताना भगतों ने भी इसमें सक्रिय भूमिका अदा की। मई 1941 तक अखिल भारतीय स्तर पर लगभग 25,000 से अधिक सत्याग्रहियों को दंडित और गिरफ्तार किया जा चुका था। अनेक कांग्रेसी नेता जेल गए, लेकिन इस सत्याग्रह के भागीदारी के सीमित प्रकृति के कारण बहुत कुछ अधिक हासिल नहीं किया जा सकता। यानी फुटबॉल का मैच हम लोग देखते हैं, उसमें इस तरह का मैच होगा, एक यहाँ पर गोल पोस्ट होगा और यहाँ पर पोस्ट होगा। अगर कोई खिलाड़ी कल्पना करे, सोचे कि किसी को गोल करना होगा तो यहाँ ना जाएगा तो ना गोल करेगा, लेकिन कोई खिलाड़ी सोचे कि हम यहीं से मार दे इसको अपने डी में, यहाँ गोल हो जाए, तो क्या ऐसा आज तक हुआ है? नहीं हुआ है। तो यही व्यक्तिगत सत्याग्रह था कि एक जगह है, यहाँ पर यहीं पर हम विरोध करेंगे। कोई एक व्यक्ति को बैठा देंगे, अगर यह इसको सरकार पुलिस पकड़ के ले जाएगी, यह बैनर पोस्टर झंडे के साथ बैठा है, तो फिर दूसरे को यहाँ पर बैठा देंगे, फिर इसको ले जाएगा सरकार तो फिर तीसरे को बैठा देंगे। अगर यह हड़प लिया सरकार तो फिर इसके बगल में यहाँ शुरू कर देंगे। लेकिन इससे क्या होने वाला है? यह तो टेस्ट में फ्रेंडली मैच हो रहा था कि टाइम पास होता रहे। मई 1941 में क्या हुआ? तो 25,000 से अधिक सत्याग्रहियों को दंडित और गिरफ्तार किया जा चुका था। अनेक कांग्रेसी नेता जेल गए, लेकिन इस सत्याग्रही के भागीदारी के सीमित प्रकृति के कारण बहुत कुछ हासिल नहीं किया जा सका। फिर भी यह कि भारतीय लोग द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के साथ नहीं है, इस लिहाज से यह सत्याग्रह सफल रहा। इस दृष्टिकोण से बिहार के सत्याग्रहियों की भूमिका निश्चय ही सराहनीय रही, क्योंकि जो उनका मकसद था कि हम ढिढोरा पीटना, सरकार ने गलत किया, सरकार ने लूट लिया वाली बात थी, तो वह प्रचार करने में सफल, यानी सरकार को बदनाम करने में सफल रहे। द्वितीय विश्व युद्ध के परिदृश्य में बदलाव और विश्व जनमत के दबाव के कारण अंग्रेजी सरकार ने दिसंबर 1941 में सभी कांग्रेसी नेताओं को रिहा किया। फलतः कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी समझौता कर लिया, टेक एंड गिव वाला पॉलिसी। तो कांग्रेस कार्यकारिणी ने भी इस सत्याग्रह को स्थगित करने का निर्णय ले लिया। मतलब क्या समझे हम लोग? इसमें कुछ हुआ कुछ नहीं और ढिढोरा जमकर पीटा गया। तो आज हम लोग क्या देखे? 1941 के व्यक्तिगत सत्याग्रह में बिहार के योगदान का वर्णन। तो अगले बार मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आशा करते हैं कि यह प्रयास अच्छा लगे। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।